आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए आज हम आपको प्रश्नावली 5.1 का पहला नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें 4 प्रश्न दिया गया। और आप यदि अपने बुक को देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा प्रश्नावली 5.1 का, इसमें स्पष्ट लिखा है बाबू कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ठीक है ना, तो हम लोग आराम से उसको देख सकते हैं कि एपी है कि नहीं। उसके लिए हम लोग सारवंत्र बराबर हो तो मान लेंगे। ठीक है ना, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, फिर दूसरा है, तीसरा और चौथा है। 4 प्रश्न दिया गया भाषा वाला। और इससे पहले जो है हम बाकी जो वीडियो डाले थे दूसरा से बना दिए थे, इसलिए क्योंकि जब हम आपको एपी यानी समानांतर श्रेणी के बारे में आपको समझाए थे तो ये भाषा वाला क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा मुश्किल होता बनाने में, इसलिए हम क्या किए कि पहले दूसरा से लेकर चौथा तक ये 3 वीडियो आपको मिल चुका है, दूसरा का, तीसरा का और चौथा का। ठीक है, और पहला जो क्वेश्चन है उसका अब वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये भाषा वाला क्वेश्चन है और उसके अपेक्षा ये थोड़ा सा कठिन कहेंगे। ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से समझाएंगे, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का जो किराया हो 8 रुपया। तो हम लोग इस प्रश्न में ये देख रहे हैं कि प्रत्येक किलोमीटर यानी कि शुरू में जो आपको जाना है ना, तो जो प्रथम किलोमीटर जाइएगा ना, पहले 1 किलोमीटर जाइएगा तो भाई 15 रुपये तो आपको देना उतना है। कोई भी जाए 1 किलोमीटर जाइए 15 रुपये दीजिए। हाँ, उसके बाद यदि आप जितना किलोमीटर आगे जाइएगा 8 रुपया उसको देते जाइए, जहां मर्जी वहां तक लेके चला जाएगा। ठीक है ना, सीधे आपको दिल्ली ले जाके चला जाएगा। नहीं, दिल्ली नहीं जाना है। 15 रुपया किसके लिए है बाबू, तो प्रथम किलोमीटर के लिए। उसके बाद 8 रुपया। ठीक है ना, तो इस प्रश्न को हम खूब अच्छे से यहाँ बना देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन हम क्या किए हैं, देखिए प्रथम किलोमीटर का किराया कितना था, 15 रुपये, और प्रत्येक जो है अतिरिक्त किलोमीटर का जो किराया हो कितना है, 8 रुपये। हम लोग अभी बुक में क्वेश्चन को पढ़े तो देखे हैं कि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये दिया है, और अतिरिक्त अगर किलोमीटर आप जा रहे हैं उससे ज्यादा, अगर 1 किलोमीटर आप जाते हैं तो 8 रुपये बढ़ाते जाइए। ठीक है ना, तो इससे पता चला है कि दूसरे किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, तो पहले का तो 15 रुपये आपको देना ही देना है, और उसके बाद 8 रुपये उसमें जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, 23 रुपये देना पड़ेगा। तीसरे किलोमीटर के लिए आपका किराया जो है 23 रुपये, तो दूसरे तक आप फिर 8 रुपये और बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा, 31 रुपये हो जाएगा। फिर चौथे किलोमीटर की बात करें तो 31 रुपये तो तीसरा तक है, चौथा के लिए 8 रुपये और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 39 रुपये। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रथम पद यानी A1 जो है हमारा 15 हो जाएगा, A2 हमारा 23 हो जाएगा, A3 हमारा 31 हो जाएगा, और A4 हमारा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम D निकालने का प्रयास करें तो D कैसे निकालते हैं, बाद वाला पद में से ठीक पहले वाला पद को घटाते हैं। तो 80 - 7 किए तो क्या हो जाएगा, 23 में से 15 घटा 8। यहाँ पे थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं तो A3 में से A2 को घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 31 - 23 करेंगे तभी कितना हो जाएगा, 8। फिर एक बार और यदि हम निकालने का प्रयास करें D को तो A4 - A3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 39 - 31 तो कितना होगा बाबू, 8। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि इसका सारवंतर क्या है, समान है, तो लिखेंगे चूंकि इसका सारवंतर, इसी टाइप का हम लोग और भी प्रश्न बनाए हुए थे, लेकिन ये भाषा वाला क्वेश्चन मिला। इसका सारवंतर यानी कि D जो है क्या है, समान है, इसलिए यह एपी में है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, यह एपी में है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब इसके बाद हम आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है, देखिए आप दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, ठीक है ना, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन जो है उसमें जितनी हवा है उसकी शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि कोई सिलेंडर है जिसमें हवा भरा हुआ, और जब उस पंप जो है हवा निकालने वाला, जब उसे निकाला जा रहा है ना, तो जितना उस सिलेंडर में हवा है उस सिलेंडर का 1/4 भाग एक ही बार में निकाल दे रहा है, एक बार में 1/4 भाग निकल रहा है। तो एक बात बताइए, जब हम पहली बार अगर हम सिलेंडर से हवा को निकालने का प्रयास करेंगे तो उसमें जितनी हवा होगी, मुझे नहीं पता है कि कितना है, जैसे मान लीजिए कि अगर उसमें हम मान लेते हैं कि उसमें टोटल 100 हवा है, 100% चाहे जो कुछ भी, 100 हम लोग ऐसे मान लेते हैं। ठीक है ना, लीटर हो चाहे जो कुछ भी, ठीक है ना, 100। तो अगर पहली बार अगर हवा निकालने का प्रयास किया जाएगा उस पंप से, तो कह रहे हैं कि जितना भी उसमें हवा होगा उसका 1/4 भाग पहली बार में निकलेगा। तो 100 का 1/4
तो आपको पता है का मतलब गुना होता है। तो आप आराम से इसको जब कटाइएगा तो क्या होगा भाई, 100 से कितना नंबर 25 हो रहा है, यानी कि 25 भाग जो है वो हवा निकाल देगा। कितना निकालेगा बाबू, 25 भाग, या इसे आप चाहें तो 100 बटाओ 4 भी कर देते, तभी आराम से 25, यानी 25 भाग जो है वो हवा क्या कर दे रहा है, निकाल दे रहा है। तो अब टोटल तो मेरा 100 था, अब जब 100 में से 25 भाग उसने निकाल दिया तो अब आपका हवा कितना बचा है, तो कहिएगा भैया 100 में से ये 25 घटेगा तो 75, यानी कि अब 75 भाग बचा हुआ है। तो फिर जब दूसरा बार पंप से हवा निकालने का प्रयास किया जा रहा है तो ये 75 है, जितना बचा है ना इसका 1/4, अब तो कटने वाला नहीं है, यानी कि 75/4 भाग क्या होगा, दूसरा भाग में बाहर निकलेगा हवा। फिर अब तीसरा बार में निकालने की बात होगी तो पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल बचा कितना है, अब क्योंकि 75/4 भाग तो निकल गया, तो टोटल कितना था, 75 था, इसमें से 75/4 भाग निकल गया। तो अब मान लीजिए इसको हम लोग भिन्न का घटाव बनाएंगे तो कुछ बचा होगा। फिर तीसरा बार में निकालने का जब प्रयास करेंगे तो जितना बचा ना उसका 1/4, मेरे ख्याल से शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस प्रश्न को जो है थोड़ा सा हम आपको बना करके दिखाते हैं, बढ़िया से समझाते हैं। क्योंकि क्या है कि सिलेंडर क्या है, एक 3D आकृति है, ठीक है ना, यानी कि बेलन के आकार का है। तो उसमें अगर आयतन की बात करें तो उसमें जो हवा भरी हुई है तो उसको मान लेते हैं क्या, भी मान लेते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम होता है ना, इंग्लिश में वॉल्यूम मतलब आयतन होता है, तो इसमें जो उपस्थित हवा की टोटल जो मात्रा है ना उसको मतलब भी मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी का आधार पर हम बनाते हैं। तो चलिए बना करके आपको दिखाते हैं बढ़िया से। देखिए बाबू, लिखे माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यानी टोटल जो इसमें मात्रा है ना हवा की, उसे क्या मान लिया, भी, यानी कि भी जो है उसमें जो हवा की मात्रा है उसको दर्शा रहा है। और पंप द्वारा प्रत्येक बार में हवा निकलता है बराबर कितना, 1/4, यानी कि जितना उसमें हवा है ना, प्रत्येक बार, यानी एक बार आप पंप से अगर हवा निकालने का प्रयास कीजिए तो 1/4 भाग उससे बाहर निकल जाएगा हवा। तो यहाँ पे हम लिखें क्या है कि प्रथम बार में, यानी कि पहली बार में हवा निकलता है बराबर, यानी कि पंप द्वारा जब निकालने का प्रयास किया जा रहा है तो प्रथम बार में कितना हवा निकलेगा, तो कह रहे हैं कि जितना उसमें हवा है उसका 1/4, तो भी हवा है ना, टोटल कितना है, भी भाग है, तो उस भी का 1/4 करेंगे तो क्या होगा बाबू, भी/4 भाग हवा निकल गया। तो शेष हवा कितना बचा, तो शेष हवा की अगर हम बात करेंगे तो शेष हवा की मात्रा बराबर, शेष हवा की मात्रा बराबर, ठीक है ना। तो पहले टोटल कितना था, भी, और उसमें से भी/4 भाग निकल गया, तो भी/4 भाग को क्या करेंगे, अब घटाएंगे कि कितना बचा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, अब यहाँ भिन्न का घटाव है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 और 1 और 4 कलर से क्या होगा, 4, 1 चौके 4, तो यहाँ पे 4 भी होगा ना, अब -4 में 4 तो भी कम भी, यानी कि 4 भी में से 1 भी गया तो 3 भी/4, यानी कि अब जो इसमें हवा जो बचा हुआ है वो 3 भी/4 भाग ही हवा बचा है, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे बार में, ठीक है ना, दूसरे बार में हवा निकलता है बराबर, दूसरे बार में हवा निकलता है बराबर। ध्यान से समझिएगा बाबू, बहुत इजी प्रश्न है, बस थोड़ा सा भाषा वाला है और मेरे ख्याल से इस टाइप का उतना क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो जरूरी है, सिलेबस में है। तो अब ध्यान दीजिए, अब कितना भाग हवा बचा हुआ, तो 3v/4, 3v/4 भाग जो है इसमें हवा है, और इसका अगर 1/4 भाग वो निकाला है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3v/4 का 1/4, क्योंकि दूसरे बार में हवा निकल रहा है तो जितना उसका काम ही है कि भाई तू जितना हवा बचेगा ना मैं एक बार निकालूंगा तो उस तुम्हारा मतलब जितना बचे वैसे 1/4 निकाल दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब तो कटने वाला है नहीं, तो ऊपर ऊपर गुना होगा तो कितना होगा बाबू, 3v/4 यानी कि 3v/16 जो है कितना भाग हवा वो क्या कर रहा है, निकाल दे रहा है, 3v/16। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा, अब शेष हवा कितना बचा, ठीक है ना, इतना भाग हवा तो उसने निकाल दिया था, कितना, 3v/4, इतना भाग वो निकाल दिया, तो अब कितना हवा बचा है, तो यहाँ फिर देख लिया जाए कि शेष हवा की मात्रा बराबर, शेष हवा की मात्रा बराबर, तो क्या करेंगे बाबू, टोटल कितना बचा था, 3v/4, और उसमें से इसने इतना भाग बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे -3v/16, बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है, समझ रहे हैं, इतना भाग उसने हवा निकाल दिया, तो अब बचा कितना है उसके लिए क्या कर रहे हैं, अब इसका लसन निकाला जाए तो 16 होगा, 4 चौका 16 कितना होगा, 4 चौका 16, तो 3 चौका कितना होगा बाबू, 12 भी, कितना होगा बाबू, 12 भी, और -16 कम 16 तो 3 भी कम 3 भी, तो 12 भी में से 3 भी गया तो कितना बचेगा बाबू, 9v/16, यानी कि इतना भाग जो हवा है अब बचा हुआ है। तो अब तीसरा बार भी थोड़ा निकाल के देख लिया जाए, ठीक है ना, उसके बाद से रोक देंगे, ठीक है। तीसरी बार यानी तीसरे बार में हवा निकलता है, तीसरे बार में हवा निकलता है बराबर कितना, तो देख लिया जाए, निकलता है बराबर,
ठीक है ना। अब क्या किया जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए बाबू, तो तीसरे बार में हवा निकलता है कितना, तो यहाँ पे टोटल हमारा कितना बचा हुआ था, तो 9v/16 बचा हुआ था। अब बार बार तो कह रहा है कि हम जब भी निकालेंगे तो जितना बचा उसका 1/4, तो 9v/16 का 1/4 किया तो कितना हुआ, 9v/16 चुका 64, चूंकि कटने वाला था नहीं, यानी इतना भाग उसने हवा निकाल दिया। तो अब हम देखते क्या है कि यहाँ पे 3 पद मेरा तैयार हो गया कि पहली बार में इतना, दूसरा बार में इतना, तीसरा बार में इतना, यानी कि पहला पद यहाँ A1 का काम हमारा v/4 किया, और A2 का काम कौन किया बाबू, यहाँ पे 3v/16 किया, और A3 का काम कौन किया, तो 9v/64 किया। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा d निकालने का प्रयास करेंगे कि d बराबर तो A2 - A1 करेंगे, यानी कि अगर जब उसने हवा निकाला है तो वो जो हवा निकला हुआ सबके बीच का अंतर यदि समान आएगा तो कहेंगे कि हाँ AP में है, तो A2 - A1 ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाना तो जरूरी है। A2 का मान कितना है, वो 3v/16 और -v/4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 16 4 कलर से क्या होगा, 16 होगा, 16 एकम 16 तो 3v एकम 3v, -4 चौका तो 3, तो यहाँ पे 4v होगा, यहाँ पे क्या होगा, -v/16 हो गया। अगर हम फिर d निकालने का प्रयास करें, A3 - A2 करें, ठीक है, A3 - A2 करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, A3 का मान कितना है, तो 9v/64, 9v/64 और माइनस, फिर यहाँ पे A2 कौन है, तो 3v/16, 3v/16, चलिए 64 इसका एलसीएम होगा, तो 64 एकम 64 तो 9v एकम 9v, और यहाँ पे 16 चौका 64 तो 3 चौका 12, यहाँ पे -3, ठीक है ना, -3v बटा कितना होगा बाबू, 64। यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई या इसका जो सारा अंतर है -v/16 और इसके साथ अंतर 3v/64 है, माइनस में 3v/64। तो यहाँ पे दोनों का जो मान है वो अलग अलग है ना, तो लिखेंगे चूंकि इसका सारवंतर यानी कि जो d है वो समान नहीं है, इसका सारवंतर d जो है क्या है बाबू, समान नहीं है, इसलिए समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है, यह AP में कोई दिक्कत। मेरे ख्याल से आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। खैर इतना हार्ड प्रश्न देगा भी नहीं, लेकिन फिर भी चलिए अभी 2 प्रश्न बचा हुआ है, तीसरा और चौथा। देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा, बुक लेके बैठे होइएगा तो ठीक है ना। कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यानी कि 1-1 मीटर जो खुदाई हो रही है उसके बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की जो लागत है वो 150 रुपये, यानी कि शुरू में जो 1 मीटर आप खुदाई करते हैं तो 150 रुपये उसका लागत है, और उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत है 50 रुपये, ठीक है ना। उस तरह से बढ़ती जाती है, यानी कि असल में क्या होता है कि अगर हम लोग खुदाई करेंगे तो ऊपर का जो मिट्टी होता है ना थोड़ा हार्ड होता है, उसके नीचे चले जाइए ना तो थोड़ा बालू वाला मिट्टी मिलता है तो थोड़ा सा आसान रहता है। खैर लेकिन कोई बात नहीं, कुआं की खुदाई हो रही है, मैंने गांव में इनार को हला, ठीक बा, और खुदाई होता तो कह रहा है क्या है कि पहले मीटर की जो खुदाई है ना 150 रुपये उसकी लागत है, और उसके बाद आप जितना मीटर नीचे चले जाएगा 50 रुपये उसकी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कि भाई ये AP में है, लेकिन फिर भी हमें बनाकर दिखाना है, तो चलिए आपको अच्छे से यहाँ पे बना देते हैं बढ़िया से, उसके बाद से आपको समझाते हैं। देखिए बाबू कह रहा है प्रथम मीटर की खुदाई की जो लागत है कितना है, 150 रुपये, ठीक है ना, 150 रुपये हो गए। अब प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की खुदाई की जो लागत है 50 रुपये बढ़ते जा रहा है, तो उसे हम लिख दिए 50 रुपये। तो दूसरे मीटर की खुदाई की लागत क्या होगी, तो 150 रुपये पहिलका मीटर के, आप 50 रुपये जो अलग से बढ़ल दूसरा का मीटर, तो 50 रुपये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। तीसरे मीटर की खुदाई की बात करें तो दूसरा तक 200 था, और तीसरा तक की बात करें तो 50 रुपये और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 250 रुपये हो जाएगा। चौथे मीटर खुदाई की लागत अगर बात करें तो अभी तक तो 250 था, और 50 रुपये और बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये, यानी कि चौथे मीटर तक की खुदाई की लागत कितना होगा, 300 रुपये। तो यहाँ पे ये जो पहला जो मीटर है यानी A1 का काम करेगा 150 रुपया, फिर A2 200, और A3 250, और A4 कितना हो जाएगा, 300, यानी कि मुझे 4 पद पता चल गए हैं। तो मैं D निकालने की बात करूँ कि D इसका क्या होगा, तो D तो ऐसे जब 50 बढ़ रहा है तो वही नहीं होगा D, लेकिन फिर भी A2 - A1 किए तो 200 - 150 50 हो गया। फिर D निकाले A3 - A2 करके तो 250 - 200 किए तो 50 आ गया। फिर D निकाले A4 - A3 करके तो 300 - 250 बराबर 50 आ गया। तो यहाँ देख रहे हैं सबके बीच का अंतर क्या है बाबू, 50 50 50। तो चूंकि इसका सार अंतर समान है इसलिए ये AP में है, बस इसका खेल खत्म।
चलिए अब इस क्वेश्चन का यानी कि जो पहला नंबर क्वेश्चन उसका लास्ट यानी चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन ये लास्ट तो है लेकिन फास्ट नहीं बनेगा, चला थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिएगा कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक है ना। मिश्र धन कब होता है? जब मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ जाता है ना, तब मिश्र धन होता है। खैर जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज, अरे बाप रे बस, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये चक्रवृद्धि ब्याज इन ब्याजों का ब्याज लिया जाता है इसमें, ठीक है ना, पर जमा की जाती है। तो मुझे ये बताना है कि यह AP में है कि नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रत्येक वर्ष की बात हो रही है, तो पहले वर्ष में 8% की ब्याज के दर से, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो मिश्र धन है उसका फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि वाला में, ठीक है ना। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, इसलिए इसे A से सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला पहले जान लीजिए, फॉर्मूला था P × 1 + R/100 का पावर यहाँ पे n। ध्यान दीजिएगा P क्या है? तो P यहाँ पे प्रिंसिपल या प्राइस कह सकते हैं, यानी मूलधन का काम करता है, और यहाँ पे R जो है रेट यानी कि दर की काम कर रहा है, और N फॉर टाइम यानी कि समय को बदलाता है कि वार्षिक होगा तो कितने वर्ष, अगर मासिक होगा तो कितने माह, ठीक है ना। ये समय को सूचित करेगा। ये फॉर्मूला है बाबू, आप इसको नोट कर लीजिए बहुत बढ़िया से, ठीक है ना, कि मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, तभी आप इस प्रश्न को बना सकेंगे, ठीक है। फिर भी हम इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं, आप आराम से देखिए। देखिए बाबू यहाँ पे मूलधन कितना दिया गया हमारा 10,000 था, और वार्षिक ब्याज की जो दर है यानी रेट है वो 8%, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम प्रथम वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, तो हमारा अमाउंट क्या बोलते हैं प्रिंसिपल या प्राइस कितना था हमारा 10,000 था यानी मूलधन, ठीक है ना। तो P की जगह उसको रखेंगे, फॉर्मूला तो आपको बता ही दिए, 1 + R/100, R का मान कितना है 8/100। चूंकि प्रथम वर्ष एक वर्ष के बाद हो रहा है इसलिए यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे 1। तो यहाँ पे आपको सब पता ही है कि कैसे बनता है। यहाँ पे ये चीज इतना हो गया गुना, और यहाँ पे क्या किया है बाबू, भिन्न का जोड़ बनाया। भिन्न का जोड़ बनाया तो आपको पता है इसके नीचे पूछते हैं कि 1 और 100 प्लस से क्या होगा 100। तो यहाँ पे 100 बार में होगा तो 100 में 1 से गुना तो 100 + 100 = 100 तो 8 का 8, यानी कि आपको भिन्न का जोड़ आता है। चलिए यहाँ समझिएगा, इसका पावर 1 है तो 1 नहीं भी दिखाएंगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 10,000 गुना, ये दोनों भी जोड़ेंगे तो 1008/100 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है बाबू 108 हो गया, और बटा में यहाँ 100। तो यहाँ पे 2 के जीरो से आराम से 2 के जीरो कट जाएगा, तो 100 से 108 में गुना करके क्या होगा 10,800। यहाँ पे ये हो गया प्रथम वर्ष का मिश्र धन, यानी कि इसमें 10,000 तो आपका ये मूलधन था, 800 रुपये ब्याज बढ़ गया। वाह रे वाह, क्या बात है, कहीं तो लाल हो जाएंगे लोग कमा के भाई, यानी 10,800 ये हो गया, ठीक है। अब दूसरे वर्ष की अगर बात करें तो यहाँ n की जगह क्या रख देंगे बाबू 2, ठीक है ना। बाकी फार्मूला वही रहेगा, हमारा मूलधन कितना था इतना था, 1 + 8 यहाँ पे 100, और यहाँ पे क्या होगा बाबू पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि n का मान यानी कि दूसरे वर्ष के बाद बात हो रही है, इसलिए हम क्या रखेंगे n की जगह 2। जितना वर्ष के बाद होगा ना आप n की जगह उतना रख दीजिएगा, ठीक है बाबू। उसके बाद हम क्या कि इतना गुना, यहाँ पे वही काम जो यहाँ पे किया गया है यानी भिन्न का जोड़ बना है, यहाँ पे कितना हुआ 108/100। चूंकि पावर 2 है इसलिए यहाँ पे हटाए नहीं है। इसे अगर हम चाहें बाबू तो यहाँ पे ये 10,000 गुना, इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, इतना फिर एक बार और इतना। अब यहाँ पे आप आराम से एगो से एगो, फिर एगो से एगो, फिर एगो से एगो, और एगो से एगो, नीचे 4 जीरो 4 गो खत्म। अब 108 से 108 में गुना कीजिए तो क्या होगा, ट्रिक मारिए ना, 108 का आपको यहाँ पे ट्रिक भी बनवाए थे क्या जी, स्क्वायर वाला। जब 100 से कितना ज्यादा है 8, तो 8 के स्क्वायर के कितना होगा 64, दोनों को लिखना था। और 100 से कितना ज्यादा है 8 को, तो 8 को और ज्यादा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 16 को, बस हो तो गई कोई दिक्कत। कितना मस्त आपको ट्रिक बताए थे, यानी हो गया 11,664। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 11,664 रुपया, ये दूसरे वर्ष का हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग ये काम करते हैं, थोड़ा तीसरे वर्ष का भी निकालने का प्रयास करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा। अब यहाँ तो इसे आराम से नोट कर लीजिए बाबू, ठीक है ना। हम इसके बाद बनाते हैं मिठाई। देखिए बाबू, तीसरे वर्ष का मिश्र धन निकालने का प्रयास किया तो फॉर्मूला वही रहेगा, और n की जगह क्या बिठा देंगे 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे p की जगह हमारा यहाँ पे 10,000 1 + 8/100। बाकी ये जो कोष्ट के अंदर काम हो रहा है आपको समझ में आ ही रहा है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है ना
इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसे हम लोग आराम से इतना और गुना 108/100 और यहाँ पे पावर 3 वाले दिखा देते हैं, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा बाबू, इतना, फिर 108/100 3 बार लिख देते हैं, ठीक है ना, 3 बार यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा हाई है 4 से 4 जना खत्म, ठीक है ना। अब यहाँ पे बटा में 100 हो गया। अब यहाँ पे 108 को 108 से, फिर 108 को 108 से, अभी हम लोग 108 को 108 से गुना किए तो कितना हुआ था बाबू, 108 में 108 तो 11,664 हुआ था। फिर 108 से गुना किया था, आप आराम से गुना कर लीजिए, कितना हुआ 1,25,000 कितना हुआ भाई, 12,59,712, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया बाबू, इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 12,59,712, ठीक है, 12,59,712, ठीक है। और बटा के नीचे क्या आ जाएगा हमारा 100। तो आपको पता है कि जब बटा के नीचे 100 है, यानी कि एक के बाद अगर जितना जीरो रहता है ना, तो ऊपर दाएं से उतना अंक गिन के अटका देते हैं दशमलव, यानी कि 12,59,712 लिखा गया। तो यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो 1 2 यहाँ पे बस, यानी कि हो गया कितना बाबू, 12,597.12, इतना रुपया हो गया किसके लिए बाबू, तो तीसरे वर्ष के लिए। किसके लिए, तीसरे वर्ष के। तो यहाँ पे हम लोग डी निकालने का अगर हम प्रयास करें तो पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, A1 का मान देखिए, यहाँ A1 का मान देखिए क्या है, A1 था हमारे कितना, तो 10,800, फिर उसके बाद A2 कितना था बाबू, तो 11 कितना था, 11,664, ठीक है ना। तो बोलो ना बाबू, A3 कितना निकल गया, तो ये निकला 12,59,7 यहाँ पे इतना, ठीक है ना। अब डी हम यहाँ निकालने का प्रयास करते, A2 - A1 करेंगे, A2 - A1 तो कितना, इतना और इतना माइनस इतना करेंगे, ठीक है ना। तो घटाइए तो क्या होगा बाबू, 4 में 0 गया 4 और 6 में से 0 गया 6, यहाँ पे 16 में 60 गया 8 और ये बचा, यानी कि 864 हो गया ना, 864 यहाँ पे लिख देते हैं, कितना लिख देते लोग, 864। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से फिर हम डी निकालेंगे, A3 - A2 करके देखते हैं, A3 का मान कितना निकला है, तो इतना है, तो ये हो गया 12,59,7.12 माइनस, फिर उसको A2 का मान कितना है, A2 है 11,664। अब इसको घटाइए, ठीक है, हम थोड़ा इधर घटा लेते हैं इतना, ताकि आपको बढ़िया से समझा सके। और उसके बाद कितना बाबू, 4 6 6 1 1, ठीक है। अब यहाँ चूँकि दशमलव है तो यहाँ कुछ नहीं बैठाएंगे, तो क्या बैठा देंगे बाबू, 0। तो यहाँ पे 2 1 होगा ही दशमलव, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3 और 5 15 में से 6 हो जाएगा 9, यहाँ पे 1 खत्म, 9 से कितना हो गया 33, 933.12। आप यहाँ ध्यान से देखते हैं कि दोनों का डी क्या है, समान है, नहीं है, तो लिख सकते हैं हम आराम से, चूंकि इसका जो सारवंतर है, इसका सारवंतर यानी कि जो डी है वो समान नहीं है, सारवंतर यानी डी समान नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ना बाबू थोड़ा सा काफ़ी लंबा चला गया, ठीक है ना, इसलिए यह एपी में नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे जो है पूरी तरह से प्रश्नावली 5.1 को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। पहला में 4 क्वेश्चन था, वो भी बाकी इसके पहले जो भी वीडियो बना था उसके अंदर दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बनाए, गिन के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 5.2 की तरफ रवाना होता है, एक नए सूत्र के साथ। एन का फॉर्मूला एकदम एक फॉर्मूला आपको याद रहेगा, पूरा 5.2 आप हिला के रख दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।